नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के भीमताल स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों की भी जानकारी दी है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सरकार की ओर से किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया है। सीएम धामी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन और राष्ट्रभक्ति को भी अपनाएं। Now I'd like to invite Himali Paneru. गर्व के साथ कह सकता हूं कि बिरला संस्थान भीमताल हमारे राज्य का न केवल एक महत्वपूर्ण संस्थान है, बल्कि एक निजी संस्थान होने के बावजूद सरकार के साथ निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर राज्य में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। आज यहां आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं केवल एक शिक्षण संस्थान में नहीं, बल्कि ऊर्जा, नवाचार और प्रतिभा के एक जीवन संगम के बीच में खड़ा हूं, क्योंकि यहां आपको केवल किताबों की शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि सोचने, समझने और कुछ नया करने की प्रेरणा दी जाती है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से भारत की युवा शक्ति विश्वास के साथ देश की सबसे बड़ी ताकत बन रही है और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की निर्णायक भूमिका है, इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। चाहे वो स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, डिजिटल इंडिया योजना हो, मुद्रा योजना हो, अटल इनोवेशन मिशन हो या पीएम युवा योजना हो, ये सभी पहले हमारे युवाओं को अब एक नवाचार की ओर ले जा रही है। वो नवाचार ये है कि इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अब हमारे देश के युवा अपना प्रशिक्षण कर लें, अपना शिक्षण कर लें, तकनीकी शिक्षा कर लें, अन्य शिक्षा कर लें, शोध कर लें, अनुसंधान कर लें। उसके बाद वो सभी युवा अब रोजगार मांगने वाले न बने, बल्कि भविष्य में वो रोजगार देने वाले बने। इस सोच के साथ आज प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग और उनकी प्रेरणा से आज हमारी सरकार भी उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए, उसके साथ साथ युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें नई संभावनाओं से जोड़ने और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करके अपनी प्राथमिकताओं को हमने स्पष्ट कर दिया था। नई शिक्षा नीति के तहत अब हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे अनेक आधुनिक विषयों के कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के अंदर 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा छात्र छात्राओं की सुविधाओं के लिए महिला छात्रावास, आधुनिक आईटी लैब, नए परीक्षा भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने कुछ नवाचार भी किए हैं। जैसा आप सबने अभी ये नवाचार किया है, उसी प्रकार से हमने कुछ अपने कामों में भी नवाचार किया है। हमने ब्रिटेन के साथ सेवनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति के लिए भी समझौता किया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। विदेशों में भी उनको शिक्षा के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ सहयोग स्थापित कर महाविद्यालयों में कंप्यूटर आधारित आधुनिक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा महाविद्यालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम भी किया जा रहा है और 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा देवभूमि उद्यमिता योजना के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता और नवाचार की मजबूत संस्कृति विकसित की जा रही है।
14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति भी जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य को धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिस पर सत्ताधारी पार्टी के नेता ने पलटवार किया है। बीजेपी के नेता मथुराधर जोशी ने कहा है कि विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। नहीं, बेबुनियाद आरोप है। 1200 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन के यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की कृपा से हमको मिले हैं। उनमें बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम अभी प्रस्तावित हैं और भी हमने धनराशि मांगी है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने चार धाम यात्रा के रूटों के लिए 471 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जो पिथौरागढ़ वाला हाईवे है, कैलाश मानसरोवर जो चाइना बॉर्डर तक जाता है उसके लिए, और बद्रीनाथ धाम वाला हाईवे और केदारनाथ धाम वाले हाईवे के लिए 471 करोड़ रुपया और आया है। और इस तरीके के आरोप लगाकर कांग्रेस अराजकता पैदा करना चाहती है और बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को बरगलाना चाहती है। और जनता को कांग्रेस की असलियत का पता है, वो इनकी बातों में आने वाले नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, हम काम करने वाले लोग हैं, हम इनकी तरह जनता को बरगलाने वाले लोग नहीं हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। वहीं कार्यक्रम में चेयरमैन खतीब अहमद ने लोगों को हज जाते समय होने वाले प्रशिक्षण को लेकर जागरूक भी किया है। वहीं मीडिया से बातचीत में चेयरमैन खतीब अहमद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार यात्रा के संबंध में जानकारी भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड से जाने वाले हज यात्रियों को बधाई दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। सरकार हमेशा ये एक हज यात्रा से पहले किस तरह से हज के अरकान अदा किए जाएंगे उसी को लेकर है। लगभग जो हमारे हज जाने वाले लोग हैं उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 18 तारीख से फ़्लाइट है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी और हमारे खजान दास जी जो हैं लगातार पूरे देश से यात्रा के संबंध में अपने आप को जो जानकारी ले रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो उसके लिए एक जो हमारे हज इंस्पेक्टर हैं या हम लोग हैं उनसे लगातार अपडेट हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अपनी हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद जी और अपने सभी हज कमेटी के सदस्यगण सब लोग आज यहाँ जसपुर में उपस्थित हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 13 से 14 हज यात्रियों की स्वास्थ्य की जांच, उनका प्रशिक्षण के विषय को लेकर सरकार गंभीर है और 14 जगहों पर सरकार ने अपने हज यात्रियों को प्रशिक्षित कर उनके स्वास्थ्य का देखभाल कर अच्छी हज यात्रा के लिए एक माहौल उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। आज यहाँ पर पूरे उधम सिंह नगर के हज यात्रीगण और अपने पूरे चंपावत जिले के हज यात्रियों को यहाँ जसपुर में इस शिविर में बुलाया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने पार्टी के भीतर सामंजस्य को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और वरिष्ठ नेता हरीश रावत का अवकाश पर जाना सामान्य प्रक्रिया है। नवीन जोशी ने कहा है कि कोई नेता बताकर जाता है तो कोई बिना बताए जा सकता है, इसे मुद्दा बनाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का फोकस राज्य के विकास, शिक्षा स्तर में सुधार और प्लान जैसे अहम मुद्दों पर है। देखिए, कांग्रेस में सामंजस्य की कोई कमी नहीं है। हरीश रावत जी अगर कुछ दिन की छुट्टी में गए तो कोई भी जा सकता है। कोई लोग बोल के जाते हैं और कोई लोग बिना बोले चले जा सकते हैं, लेकिन हरीश रावत जी ने बोल के गए। इस प्रकार से कोई ऐसी बात नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी और लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा यह है कि राज्य के अंदर विकास कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, पलायन कैसे रुके, यहाँ पे जो हमारी कमियां उसको कैसे दूर किया जा सके। ये ऐसी कोई बात देखने में नहीं मिल रही है। जो आप बात हरीश धामी जी की कह रहे हैं और कह रहे हैं, ये पार्टी स्तर की बात है तो पार्टी स्तर पर इसको उठाया भी जा रहा है। माननीय प्रभारी जी के संज्ञान में भी सारी बातें हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई राज्य के अंदर बात नहीं है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी बेमतलब को उसको तूल दे रही है। हरिद्वार में होने वाले कुंभ आयोजन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कुंभ आस्था का बड़ा प्रतीक है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं।
लेकिन इसके बावजूद जमीन पर तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। नवीन जोशी ने आरोप लगाया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और आम जनता से संवाद नहीं किया जा रहा है, जबकि इतने बड़े आयोजन के लिए समन्वय बेहद जरूरी है। देखिए, कुंभ जरूर 2027 में होने जा रहा है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई भी तैयारी धरातल पे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो कुंभ है ये आस्था का प्रतीक है। पूरे विश्व से लोग कुंभ में आते हैं, उसके लिए तैयारियां होनी चाहिए। वहाँ के जो प्रतिनिधि है उनसे बात होनी चाहिए, जनता से बात करनी चाहिए, जो व्यापारी है उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं मिल रहा है। सिर्फ बयानबाजी मुख्यमंत्री की और इनके अधिकारियों की देखने को मिल रही है, लेकिन धरातल पे कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे कि जनता को फायदा हो सके। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मंगलौर पुलिस का ऑपरेशन प्रहार पर पहरा जारी है और 5-5 हज़ार के 2 लुटेरे इनामी बदमाश भी इस दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। तो कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग का एक साथी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार, तो अभियुक्तों का पहले भी रह चुका है आपराधिक इतिहास। पुलिस ने 2 अपराधियों को इस दौरान धर दबोचा है। 2 कुख्यात लुटेरे ये बताए जा रहे हैं और ऐसे में ऑपरेशन प्रहार के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंग का एक साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और अन्य 2 लोगों को आज गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो अभियुक्तों का पहले भी इतिहास रह चुका है, कई घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ समारोह के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक डांस प्रोग्राम के दौरान छात्रों के बीच इतना विवाद बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया और इस झड़प में एक छात्र को चाकू भी लग गया है, जिसे तुरंत कॉलेज की डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तराखंड पुलिस नशा तस्करों पर लगातार सिंगा कस रही है। काशीपुर के आरटीआई थाने में एसपी स्वप्न किशोर सिंह के निर्देश में कोतवाली, आईआईटी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 108 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन भी बरामद की गई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 33 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि मुख्य आरोपी सचिन कुमार पहले से ही आधा दर्जन एनडीपीएस मामलों में संलिप्त रहा है। पुलिस दोनों आरोपियों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की भी जांच करने में जुटी हुई है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री धामी के नशा मुक्ति उत्तराखंड बनाने के संकल्प को भी मजबूती देती है। एसएसपी सर के द्वारा ड्रग्स का संचय, परिवहन, क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही वर्तमान में ऑपरेशन प्रहार के तहत भी कार्रवाई प्रचलित है। एसएसपी सर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में कोतवाली आईटीआई पुलिस और एसओजी काशीपुर पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त प्रयासों के तहत 2 अभियुक्तों सचिन कुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 68 ग्राम और सुनील कुमार पुत्र गणेशी निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 40 ग्राम, कुल मिलाकर 108 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। पूछताछ में उनके द्वारा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, उसके बारे में भी अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूरे देश में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों को लेकर दिक्कतें सामने आ रही हैं और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं रानीखेत में भी बुकिंग जो है वो नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों में दिक्कतें हो रही हैं।
नहीं, अब पहले से काफ़ी सामान्य स्थिति है और कॉमर्शियल सिलेंडर का वितरण करीब करीब सभी को हो रहा है और एक हमें भी प्राप्त हुआ है। पहले की बजाय काफ़ी स्थिति सामान्य है। जैसे पुराने क्षेत्रों के हिसाब से जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से रानीखेत में तो गैस की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत तो आएगी ही, क्योंकि बाहर से ही अगर एलपीजी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो उसमें सरकार भी क्या कर सकती है। वो 30-35 दिनों का प्रावधान है वो करीब करीब उचित ही है। गैस की जो कहते हैं आपूर्ति है वो सुचारू रूप से हमको मिल रही है और कहते हैं पूर्व की बात ही हम रानीखेत क्षेत्र में कहते हैं होम डिलीवरी के माध्यम से घर घर गैस पहुँचा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हमने रोस्टर बनाए हुए हैं, उसके अनुरूप ही कहते हैं गैस की सप्लाई की जा रही है। छोटे दुकानों के लिए भी हमने कॉमर्स की व्यवस्था की हुई है। अगर कभी कहते हैं अगर जैसे जिसका कंजम्पशन कम होता है तो उनके लिए हमारा 5 केजी और 19 केजी दोनों कहते हैं उपलब्ध। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। विभाग के अपर आयुक्त और ड्रग्स कंट्रोलर ताजबीर सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और सचिव के निर्देशों के तहत यात्रियों को सुरक्षित और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि देवभूमि में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की खाद्य जनित समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके लिए पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। कि जो भी यात्रा इस समय हो उस यात्रा में हर डिपार्टमेंट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी ना हो। तो हमारा डिपार्टमेंट जैसे कि आप देखेंगे खाद्य जितनी भी वस्तुएं हैं खाद्य संबंधित वो सब में हमारे डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदारी है कि वो जो भी यात्री आए उसको सुरक्षित आहार उपलब्ध हो और किसी भी प्रकार की कोई भी उसके साथ ऐसा ना हो कि वो उसको अनैप्रिंग कुछ ऐसी हो जाए, घटनाएं घटित हो जाए, अप्रिय घटनाएं, तो वो ना हो पाए। इसके लिए हमने सभी अपने ऑफिसर्स को आदेशित किया हुआ है कि वो जा करके जितने भी ये फूड वेंडर्स हैं इनके साथ मीटिंग करें। जितने भी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सबके टंगे होने चाहिए, क्योंकि जब भी ये कोई इस तरह की कोई घटनाएं घटित हो, मिलावटी कोई कार्य हो तो उसको तभी पकड़ा जाएगा जब उसके बाद रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस हो। आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एसडीआरएफ ने अत्याधुनिक सुपर ड्रोन तैनात किए हैं। एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया है कि यह ड्रोन सामान्य ड्रोन की तुलना से ज़्यादा सक्षम है, जो 5 किलोमीटर तक के दायरे में निगरानी कर सकता है। सुपर ड्रोन लगातार 60 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है, जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। यह ड्रोन त्वरित निगरानी और राहत कार्यों में गेम चेंजर की भूमिका भी निभाएगा, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा। देखिए, उत्तराखंड स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने के पास एक ड्रोन है जो कि बहुत ही अत्याधुनिक ड्रोन है और आपदा जब आएगी तो उसमें ये उनके दृष्टिगत जो है बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ये इसको जो है एसडीआरएफ को ऑपरेट करने के लिए इस बार चारधाम यात्रा में लगाया गया है और ये ड्रोन जो है एंड्योरेंस के मामले में और इसकी पावर के मामले में ये बहुत ज़्यादा उन्नत है और आपदा के समय में इसका जो 5 किलोमीटर की इसकी रेंज है और 60 मिनट तक ये हवा में रह सकता है, जो कि एक नॉर्मल ड्रोन जो है उसकी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा है। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि भारत सरकार की ओर से जनगणना का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें पोर्टल के जरिए खुद वेबसाइट पर जाकर अपने घरों की मार्किंग कर सकते हैं और उसमें जो मूलभूत सुविधाएं घर में उपलब्ध हैं उसके बारे में बता सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके बाद एक ID जनरेट होगी जिसको सेव कर सकते हैं और आप जनगणना की टीम घर पर आएगी तो उसको भी वो ID दिखा सकते हैं। मैं सभी जनपद वासियों को अवगत भी कराना चाहूँगा और उनसे अनुरोध भी करूँगा कि भारत सरकार द्वारा जो जनगणना प्रारंभ की गई है उसमें सेल्फ एन्यूमरेशन मतलब स्वयं द्वारा वेबसाइट पे जाकर अपने घरों की मार्किंग कर सकते हैं और उसमें जो मूलभूत सुविधाएं घर में उपलब्ध हैं उसके बारे में बता सकते हैं। सेल्फ एन्यूमरेशन हमारा ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है 10 तारीख से। इसमें आप se.census.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने मोबाइल के माध्यम से उसमें अपने घर को लोकेट कर सकते हैं गूगल मैप से और साथ ही उसके बाद आप उसमें जो घर में आपके पास जो कितने लोग आपके घर में हैं वहाँ पर किस तरह के आपके और सुविधाएं हैं उस बारे में अपनी स्वयं ही आप उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं
और उसके बाद आपको एक उसमें एक आईडी जनरेट होगी जिसको आप सेव कर सकते हैं, और जब जनगणना हमारी शुरू होगी 25 तारीख से, उसके बाद जो आपकी टीम आएगी उनको आप ये आईडी दे सकते हैं, जिससे कि प्रक्रिया बहुत ही आसानी पूर्वक खत्म हो जाएगी। और मैं पुनः सभी जनपद वासियों से अनुरोध करूंगा कि अपना सेल्फ इन्यूमरेशन जरूर इस दी हुई वेबसाइट पर जरूर कर लें। अल्मोड़ा में 13 अप्रैल से प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ होने वाला है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। लेकिन मेला शुरू होने से पहले पेयजल व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि पानी टंकी का गेट वाल्व 4 दिनों से खराब पड़ा है और हजारों लीटर पानी की बर्बादी इस दौरान हो रही है। हजारों लीटर पानी की बर्बादी की तस्वीरें अल्मोड़ा के द्वाराहाट नगर की है, जहां जल संस्थान की लापरवाही से द्वाराहाट क्षेत्र की आवधी आबादी को पानी नहीं मिल पा रहा है। लाइनमैन ने विभाग के जूनियर इंजीनियर और एक्सन को फोन पर जानकारी दी, लेकिन अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ये ओवरफ्लो हो रहा है 6 तारीख से। इसका रीजन है, कहते हैं यहाँ पे जो मेन गेट वाल्व है वो ख़राब हो चुका है, तो वो कभी भी इन फ्यूचर में कभी बैठ भी सकता है और कभी खुल या तो खुलेगा या बंद ही होगा। और कहते हैं बाकी सही होने का तो इसका हमको भी नहीं पता अभी तक का। हमने कहते हैं बाकी सूचित सभी को कर दिया है, जेई साहब को भी, एई साहब को भी, सबको मैंने बोल दिया है। 6 तारीख को ही वीडियो भी भेज दी है। उसमें कहते हैं बोल रहे थे कि हम देखते हैं अभी तक कुछ कहते हैं सॉल्यूशन नहीं निकला। विभाग के जूनियर इंजीनियर से संपर्क करने की कोशिश की गई, तब से पूरे दिन उनका फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पानी की टंकी का वाल्व कब बदला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लाइनमैन का कहना है कि गेट वाल्व की चूड़ियां नष्ट हो गई हैं, जिसे बदले बिना समाधान ही नहीं है। पानी की सप्लाई अभी तक दिक्कत में तो इसलिए नहीं है क्योंकि सारा पानी यहीं खींच रहा है, बाकी अदर एरिया में और दिक्कत पानी की है। यहीं अगर मल्ला कॉलों में देखेंगे आप तो वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है, उधर विद्यापुर में भी नहीं जाएगा, और इधर कहते हैं पहला दिन निवासी में पानी नहीं जा रहा है। और अगर ये गेट वाल्व बैठ गया तो दोहट मार्केट में भी कहीं पानी नहीं जा सकता। अगर जल्द गेट वाल्व नहीं बदला गया तो पूरे क्षेत्र में बैठ पानी के लिए त्राही हो जाएगी। द्वाराहाट का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला 13 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। ऐसे में अगर पानी नहीं मिला तो फिर क्या होगा, बड़ा सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।